देखना बेटा, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर आप लोग नोटिस कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि जो आपके कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स का मतलब हमेशा ही मेटल्स है, ठीक है, जो मेटल्स हैं उनमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। द मेन प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स व्हिच गवर्न देयर सो मेनी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल इज द लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मेटल्स, और उन्हीं की वजह से सारे बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं कि जब मेटल्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे इधर उधर फैल जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है कि अगर कोई भी मेटालिक पीस है, ठीक है, तो उस मेटालिक पीस को जो हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो अगर आप इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करोगे तो ये तो वो टाइम है जब आपने इसको जैसी फील्ड में प्लेस किया उस टाइम पर थोड़ी देर के बाद, ठीक है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है, ठीक है, ये हमने देखा था, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बन जाएगी। फील्ड लाइंस भी थोड़ी सी मॉडिफाई होती है, वो नॉर्मली इसके अंदर एंटर करती है ऐसे, ठीक है, तो वो सब आप आर्ग्यू कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज उस तरफ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से फील्ड लाइन बाहर भी निकलेंगी ऐसे, तो इस तरीके की सिचुएशन आती है, ठीक है। मतलब मेन प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल्स बिकम जीरो, ठीक है, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल में जीरो बन जाती है। अब जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है उसमें हम यही से स्टार्ट करते हैं कि दैट हम ऐसी सिचुएशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना रहे, हाउ यू कैन हैव अ नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मेटल्स, बिकॉज इफ वी कैन क्रिएट अ नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल्स देन अ करंट फ्लोज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स तो वहां पहले से है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो आपको मालूम ही है, ठीक है, लाइक टिपिकली मेटल्स में 10 to the power 23 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फ्री है, ठीक है। और आपको मालूम है स्मॉलर क्लास से आपने पढ़ा है कि यही करंट को कैरी करते हैं, ये तो पढ़ा आप लोगों ने, ठीक है। तो दिस नंबर इज समटाइम्स गोइंग टू बी कॉल्ड एज स्मॉल n, ठीक है, नंबर डेंसिटी बोलते हैं इसको, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है मेटल में, इस चैप्टर में हम उसको नंबर डेंसिटी बोलते रहेंगे, ठीक है, वी विल कॉल इट एज नंबर डेंसिटी। सो दिस इज नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा देखो, तो ये अब ये छोटी क्लासेस में भी हम पढ़ते हैं, तो जैसे लाइक सपोज वी हैव अ थिन वायर ऑफ कॉपर, अगर हम इस वायर को बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करके देखते हैं, मैग्नीफाई मतलब लेट्स से 10,000 या 1 लाख टाइम्स मैग्नीफाई करके देखते हो, तो मोस्ट ऑफ द वायर्स व्हिच यू गेट आर हैव सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, तो ये ऐसी एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर की फॉर्म में आपको दिखेगा, ठीक है। जो आपकी कॉपर की वायर है बेसिकली वो ये चीज है, ठीक है। और इस कॉपर वायर के अंदर ये जो एंड है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एंड, ये सर्कुलर होते हैं, तो रेक्टेंगुलर वायर्स होती नहीं है, ज्यादातर सर्कुलर वायर्स यूज करते हैं, तो इसको हम क्रॉस सेक्शनल एंड बोलते हैं, ठीक है, वी कॉल इट एज द क्रॉस सेक्शनल एंड। एंड इफ यू इमेजिन अ प्लेन कटिंग थ्रू दिस वायर, अगर हम ऐसे एक प्लेन से इसको स्लाइस कर दे, सपोज एक प्लेन इसमें से कट कर रहा है, तो प्लेन जहां पे इस वायर को कट करेगा वो पार्ट भी ऐसे सर्कल बन जाएगा, ठीक है, द पार्ट ऑफ द प्लेन कटिंग द सर्कुलर वायर, ठीक है, और सिलिंड्रिकल वायर, उसका भी, इसको भी हम क्रॉस सेक्शनल प्लेन बोलते हैं, ये जो ग्रीन मैंने बनाया, दिस इज आल्सो द सेम थिंग एज क्रॉस सेक्शनल प्लेन। सो व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट क्रॉस सेक्शन इन क्रॉस सेक्शनल प्लेन, तो आप देखो अब इसके अंदर अगर हम थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना चाहें तो बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द मेटल, ये अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एक बार हम देखो, मैं इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स डायग्राम ना कर नहीं दिखा पाऊंगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में होते हैं तो वो तो बहुत ज्यादा लार्ज नंबर है, बट लेट मी जस्ट ड्रॉ सम डॉट्स, दीज डॉट्स रिप्रेजेंट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मेटल्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अलावा और भी मेटल्स, और भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वंस यू स्टडी सॉलिड स्टेट फिजिक्स देन यू कम टू नो कि मेटल्स के अंदर या कोई भी जैसे क्रिस्टल्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अलावा आयन कोर्स भी होती है। आप लैटिस तो इमेजिन कर सकते हो ना, लैटिस साइड्स के ऊपर आयंस या एटम्स होंगे, ठीक है, और उन एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स निकले हुए या आयंस से इलेक्ट्रॉन्स निकले हुए, तो हम यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही दिखा रहे हैं, जो बड़े बड़े आयंस हैं, देखो यहाँ पे जो लैटिस साइड के ऊपर आयंस हैं, वी आर नॉट शोइंग दोज आर मच बिगर देन द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है, एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज, तो इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत स्मॉल साइज पार्टिकल्स हैं, और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स आपको मालूम है कि एट एनी गिवन टेम्परेचर these electrons have random motion, मतलब इनमें थर्मल एनर्जी होती है, तो सब इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग रैंडमली डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव कर रहा है, so they are not moving in a fixed direction, तो ये जो इनमें मोशन है that is because of the temperature of the metal, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि ये थर्मल एनर्जी या थर्मल काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स में, so they are all moving around in random different directions। तो एक बार मैं ये क्रॉस सेक्शनल प्लेन अगर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर दोबारा से,
ठीक है। नाउ इमेजिन दिस, ठीक है। अब असली में ये हो सकता है या नहीं ये बात नहीं है, लेकिन सपोज एक ऑब्जर्वर इस मेटल में खड़ा होता है एंड दिस ऑब्जर्वर ट्राइज टू काउंट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ दिस रैंडम मोशन, ठीक है। एट एनी गिवन टेम्परेचर T द इलेक्ट्रॉन्स विल हैव सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स में होते हैं। लास्ट ईयर आपने किया भी है कि डायटोमिक गैस है, मोनोटोमिक गैस है, तो उनमें इतनी थर्मल एनर्जी आएगी। मोनोटोमिक गैस के लिए हम लिखते हैं कि ईच मॉलिक्यूल हैज हाफ kT ऑफ एनर्जी, ठीक है, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो वो वैसे इन इलेक्ट्रॉन्स में भी काइनेटिक एनर्जी है और ये रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब सपोज एक ऑब्जर्वर इस मेटल के अंदर खड़ा हुआ है, ठीक है, और इस ऑब्जर्वर को एक टास्क देते हैं कि गिवन टाइम इंटरवल dt में, सपोज dt इज अ टाइम इंटरवल, तो बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल इसको दे सकते हैं, क्योंकि इवन 5 सेकंड्स और 10 सेकंड्स में तो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शनल प्लेन से क्रॉस कर जाएंगे, मतलब क्योंकि बहुत स्मॉल साइज है, टाइनी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। तो एक स्मॉल टाइम इंटरवल आप इस ऑब्जर्वर को दो, ठीक है, लेट्स से 0.001 सेकंड्स, और इस टाइम में इसको ये टास्क परफॉर्म करना है कि दैट दिस ऑब्जर्वर इज सपोज टू काउंट कि इस क्रॉस सेक्शनल प्लेन के एक तरफ से दूसरी तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, मतलब इस साइड से इस साइड कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। तो जस्ट काउंट how many electrons go from one side of the cross sectional plane to the other, and then at the same time he has also got to count how many electrons go in the opposite direction. सपोज इसको ये टास्क देते हैं कि आपको इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने के इतने टाइम इंटरवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स इस साइड से उस साइड गए और उस साइड से इस साइड आए। तो दिस ऑब्जर्वर इफ ही एक्चुअली परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट, तो ये एक्सपेरिमेंट काफी केयरफुली कर चुके हैं, ठीक है, और कर चुके हैं मतलब इनडायरेक्टली ऐसी ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, दैट दिस एक्सपेरिमेंट विल रिवील कि दैट इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर यहाँ से यहाँ सपोज 100 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, वैसे ही एक फिगर ले लेता हूँ, इससे तो ज्यादा चले जाएंगे, मे बी 0.001 सेकंड में भी इससे ज्यादा चले जाएंगे, मतलब 10 की पावर जैसे कुछ ऐसे, ठीक है। तो लेकिन अभी वैसे ही रफली लेते हैं, सपोज 100 इलेक्ट्रॉन्स इतने टाइम में इस तरफ से इस तरफ गए, तो दिस ऑब्जर्वर विल फाइंड दैट एग्जैक्टली 100 इलेक्ट्रॉन्स विल गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं मिलती है, थोड़ा भी फर्क नहीं मिलता है। हाँ, अगर आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते रहो, जैसे सपोज आप एक ऐसा टाइम इंटरवल चूज करो जिसमें 10 टू द पावर 34 इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर जा रहे हैं, तो एक आधे इलेक्ट्रॉन का फर्क मिल सकता है, ठीक है। लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम ये मान सकते हैं कि दैट देयर इज नो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इन एनी गिवन टाइम इंटरवल इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गो अक्रॉस द क्रॉस सेक्शनल प्लेन फ्रॉम वन साइड टू द अदर, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसे बोलते हैं देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस द प्लेन इन एनी गिवन टाइम इंटरवल, देयर इज नो नेट ट्रांसफर। तो वो एक ही चीज है कि कंडक्टर का एक हाफ या एक पार्ट उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज इकट्ठा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन उधर ज्यादा चले गए तो ये नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, वो नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। सो देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अक्रॉस द क्रॉस सेक्शनल प्लेन, ठीक है। देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ही बोल सकते हैं देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अक्रॉस द क्रॉस सेक्शनल प्लेन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस द प्लेन, ये पूरा लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस द प्लेन और देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अक्रॉस द प्लेन। सो दिस सिचुएशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू इलेक्ट्रिक करंट बीइंग जीरो। इलेक्ट्रिक करंट को स्मॉल आई या कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। तो ये वही सिचुएशन है कि इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में जीरो है, इस वायर में कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रहा। अब हाउ कैन वी चेंज दिस सिचुएशन? इस सिचुएशन को चेंज कैसे कर सकते हैं कि इसमें एक तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आए, ठीक है, और दूसरी तरफ तो जा ही रहे हैं, देखो वो तो आप रोक नहीं सकते। तो सपोज वी क्रिएट एन एक्सटर्नल फील्ड। अब अगर हम इस कंडक्टर में एक एक्सटर्नल फील्ड क्रिएट कर दें, ठीक है, तो जो रैंडम मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का वो तो पहले की तरह से चलता रहेगा, बिकॉज दैट इज ओइंग टू द टेम्परेचर, ठीक है। द रैंडम मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द मेटल। बट इफ वी आर एबल टू क्रिएट एन एक्सटर्नल फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं, पूरे कंडक्टर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करनी है। तो जैसे आप पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर फोर्स लगाएगी, ठीक है। और अभी आपके लिए इजी है समझना कि अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जाएंगे, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। ई स्मॉल, इफ स्मॉल ई डिनोट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड लेट्स से एवरेज वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस कंडक्टर के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम अभी ऑन एन एवरेज ई मान लें, कैपिटल ई, तो हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतनी फोर्स लगेगी और ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी। तो जो रैंडम मोशन, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को देखें तो एक इलेक्ट्रॉन का जो रैंडम मोशन है वो तो चलता रहेगा। द रैंडम मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कीप्स ऑन हैपनिंग, मतलब जैसे पहले इलेक्ट्रॉन ये कर रहा था, इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे सीधा जा रहा था, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन किसी कोलिजन की वजह से चेंज हो सकती है और ऐसे, या अपने आप से भी वो रैंडमली इधर उधर मूव कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन का पाथ था पहले, बिफोर यू स्विच्ड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल, एन इलेक्ट्रॉन वुड बी मूविंग
वुड बी मतलब हम ये गैस कर रहे हैं कि उसका कुछ इस तरीके का पाथ होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का पाथ ऐसा कुछ होगा, यहाँ पे आ गया वो, यहाँ से शुरू करके सपोज यहाँ से यहाँ तक उसको आने में टाइम लगा dt, तो व्हेन यू स्विच ऑन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड देन व्हाट हैपेंस, तो ये इजी है इसमें गैस करना क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इस तरफ फोर्स लग रही है, ये फोर्स तो इस तरफ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, सो वी एक्सपेक्ट दैट इस डायरेक्शन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए, अब इस डायरेक्शन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए, मोर इलेक्ट्रॉन शुड गो, तो सपोज इस तरफ अगर 100 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इन अ गिवन टाइम dt, तो देन वी एक्सपेक्ट दैट इन दिस डायरेक्शन लेट्स से 120 इलेक्ट्रॉन शुड गो, ठीक है, और थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, रैंडम मोशन पहले की तरह से चलता रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से रैंडम मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स नहीं रुक जाएगा, ठीक है, बट एक तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होना शुरू हो जाते हैं बिकॉज सब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा इस तरफ फोर्स लग रही है, ठीक है, तो अब ये जो सपोज n स्टैंड्स फॉर दिस डिफरेंस, डिफरेंस मतलब 120 माइनस 100, तो n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके ये इसको हम कैपिटल N ले लेते हैं बिकॉज स्मॉल n हम पहले यूज कर सके हैं नंबर डेंसिटी के लिए, तो कैपिटल N स्टैंड्स फॉर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज द नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन दिस डायरेक्शन, तो नेट इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन दिस टाइम इज 20, so capital N represents the net number of electrons transferred in this direction, it is like आप अपने पॉकेट से कुछ पैसे निकाल रहे हो, आपने 30 रुपीज स्पेंड कर दिए और फिर 50 डाल दिए, तो ऑन दी होल योर पॉकेट में देयर इज अ इंक्रीज ऑफ दी मनी, सो सेम वे, तो यहाँ पे अगर 120 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो देन नेट इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड अक्रॉस द प्लेन इज दिस एंड ईच इलेक्ट्रॉन कैरीज दिस मच चार्ज, ये जो n इलेक्ट्रॉन्स है जो इतने टाइम में ट्रांसफर हुए इस तरफ, ठीक है, उस पे हर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, सो दिस रिप्रेजेंट्स dq, the magnitude of charge flowing across the plane. I am again repeating, magnitude of charge flowing across the plane or transporting across the plane. The magnitude of charge transported across the plane या magnitude of charge flowing across the plane. तो flow तो जैसे flow वर्ड हम यूजली यूज करते हैं like heat के साथ या water के साथ, तो भी water के साथ इसको compare कर लो, तो जैसे like suppose there is a water pipe and let's say water is flowing in this direction, एक डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है, लेकिन आपको वाटर के लिए तो मालूम है कोई वाटर ऐसे या वापस ऐसे नहीं जाता, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स में ऐसा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग इन बोथ वेज बट इन वन डायरेक्शन मोर इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग शिफ्टेड बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मेटल में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जो हमने पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था उसमें तो वी रेड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मेटल इज जीरो इन एन इक्विलिब्रियम सिचुएशन, मेटल के अंदर इक्विलिब्रियम सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश करने के लिए इसको आपको एक ईएमएफ के सोर्स के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, एज सुन एज यू कनेक्टेड टू अ सेल और अ बैटरी, ठीक है, एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टैब्लिश्ड, ये जो मैं रेड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा हूँ इसको मैं बार बार एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ, एक्सटर्नल इसलिए बिकॉज ये एक्सटर्नल सोर्स है जो ईएमएफ का सोर्स या डीसी सोर्स, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल में बनी है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा इंटरनल फील्ड्स भी होती है मेटल में, इंटरनल फील्ड्स वो है जो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आयन कोर्स होते हैं, आयन कोर्स, तो वो आयन कोर्स भी पॉजिटिव आयन्स है, तो उनकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स अंदर होती है, ठीक है, बट जब तक आप ये एक्सटर्नल फील्ड नहीं क्रिएट करोगे तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा, जो इंटरनल फील्ड्स हैं दे एवरेज आउट टू जीरो बिकॉज दे डोंट लीड टू एनी करंट, उसकी वजह से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है, तो वी से दैट इंटरनल फील्ड्स डोंट कंट्रीब्यूट टू एनी करंट फ्लोइंग इन द मेटालिक कंडक्टर, ये तो हर चीज में से करंट फ्लो करने लग जाता है ऐसे ही, ठीक है, बट व्हेन यू एस्टैब्लिश एन एक्सटर्नल फील्ड इन अ मेटालिक कंडक्टर देन इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट फ्लोइंग अक्रॉस द क्रॉस सेक्शनल प्लेन बिकॉज ऑफ व्हिच अ करंट फ्लोज, ठीक है, तो देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट, तो इसमें क्या है बेटा देखो, एक तो सिंपल सी बात यह है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल है, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल है, आपको मालूम है कि एवरी सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन ईएमएफ, ठीक है, और उसको भी हम वोल्ट्स में मेजर करते हैं, और ये लॉजिकली लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, थर्मल मोशन तो उनका चल ही रहा है तो इसलिए उस तरफ भी जा रहे हैं, बट इस तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे, वो तो आपको लॉजिकली लग ही रहा है, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल सोर्स है, तो लेकिन जब शुरू में इलेक्ट्रिक करंट्स की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है, ऐसा नहीं कि कैपेसिटर पहले डिस्कवर हुआ था, हमने कैपेसिटर्स को पहले पढ़ लिया, ठीक है, हमने बहुत सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लॉज पहले पढ़ लिए जो सब बाद में डिस्कवर हुए थे और इलेक्ट्रिक करंट पहले डिस्कवर हुआ था, तो हमने हिस्टोरिकल ऑर्डर में थोड़ी पढ़ा सारी चीजों को, लेकिन बिफोर दिस मींस सेल्स की डिस्कवरी हुई थी तब, और जब ये इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी हुई थी कि इलेक्ट्रिक करंट जैसी कोई चीज होती है, तब तक इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे, पीपल डिड नॉट नो दैट एटम्स आर देयर एंड एटम्स का अगर मालूम भी था तो उनको एटम की कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं मालूम था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है, नेगेटिव चार्ज कहाँ है, न्यूक्लियस कहाँ पे, नथिंग वाज नोन, तो दैट इज 1830s के अराउंड हम बात करें, बैटरीज और सेल्स जब पहले सबसे पहले साइंटिस्ट फाउंड दैट करंट्स कैन फ्लो लाइक दिस, तो एट दैट टाइम साइंटिस्ट जब सबसे पहले उन्होंने इलेक्ट्रिक सर्किट्स बनाए
तो उन्होंने जब ये सर्किट बनाया तो उन्होंने ये इमेजिन किया कि इसमें कोई चीज सर्कुलेट कर रही है, कोई चीज मूव कर रही है। बिकॉज अगर हम सर्किट को कहीं से भी कट कर देते, सपोज आपने सर्किट को यहाँ से कट कर दिया, देन द करंट स्टॉप्स, ऑल ऑफ यू नो दैट, देन दिस इज कॉल्ड एज एन ओपन सर्किट। ठीक है, इफ यू कट द सर्किट फ्रॉम हियर देन आल्सो द करंट स्टॉप्स। तो व्हेन इनिशियली इलेक्ट्रिक करंट्स वर डिस्कवर्ड, तब साइंटिस्ट ने अपना एक व्यू बनाया, या जो भी लोग वहां पे तब जब सोचते थे, यूरोप में ये सारी डिस्कवरीज होती थी, यूएस वाज नॉट इन पिक्चर एट दैट टाइम। तो तब लोगों ने ये व्यू बनाया साइंटिस्ट ने कि दैट जब हम ये सेल कनेक्ट करते हैं एक वायर के साथ, तो इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज की सर्कुलेशन होती है। सर्कुलेशन मींस लाइक ब्लड सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी, इट डज नॉट मीन दैट ब्लड स्टार्ट्स कमिंग आउट ऑफ द, एक ब्लड वेसल्स का सिस्टम है, उसी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता रहता है फॉर अ स्मॉल टाइम, इफ यू लेट्स से फॉर 1 hour। वो हम ये बात नहीं करेंगे ब्लड में क्या चेंजेस आते हैं या वो कैसे वेस्ट एक्सपेल होगा, वो नहीं, फॉर अ स्मॉल टाइम इफ यू इमेजिन। तो वैसे ही ये भी एक क्लोज सिस्टम है, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज सर्कुलेट करता है। ठीक है, ये व्यू लोगों ने बनाया तब जब इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं थे तब। ठीक है, पीपल इमेजिन दैट इलेक्ट्रिक चार्ज सर्कुलेट्स। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक करंट वाज अंडरस्टूड एज अ सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सर्कुलेशन मीन्स सिंपली दिस थिंग, कि जैसे हमने कैपेसिटर्स में इमेजिन किया था कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकलता है ऐसे, और वो पॉजिटिव चार्ज ऐसे यहाँ से निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकलकर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, और फिर पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टर में से मूव करेगा, फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ से मूव करके यहाँ आएगा। और क्योंकि सर्कुलेशन है, ठीक है, तो जहां से पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ऐसे इमेजिन कर लो कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, जो हमने आपको पहले रूल बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में चार्ज न्यूट्रलिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रिक पार्ट इज नेवर कॉम्प्रोमाइज। मतलब अगर पॉजिटिव टर्मिनल से कुछ पॉजिटिव चार्ज निकला तो साथ साथ ही उसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज अंदर एंटर कर जाएगा। तो यहां से पॉजिटिव, तो इसको कई बार ऐसे इमेजिन करते हैं, वी कंपेयर इट टू द फ्लो ऑफ अ लिक्विड। जैसे आपने लास्ट ईयर लिक्विड पढ़ा ना, उसमें हम ये पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अगर आपको याद है तो, याद है आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? उसमें आपको यही बताते हैं कि अगर एक पानी का पाइप है उसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो सपोज पानी नीचे गिर रहा है ऐसे धीरे धीरे, और जब आप अपना थंब प्लेस कर देते हो देन वाटर स्टार्ट्स स्क्वर्टिंग फास्टर, थोड़ा फास्ट आने लग जाएगा। तो व्हाई इट स्टार्ट्स कमिंग आउट फास्टर, व्हाई द स्पीड इंक्रीजेस व्हेन यू डिक्रीज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। स्पीड क्यों बढ़ जाती है? बिकॉज अगर इस पाइप में से पानी फ्लो कर रहा है, तो अगर आप अपना थंब लगाते हो तो आप कंस्ट्रिक्ट कर रहे हो, जगह कम होगी, तो बिकॉज एक गिवन टाइम में उतना ही पानी को बाहर निकलना ही निकलना है, बिकॉज वाटर की जो डेंसिटी है वो इनवेरिएबल है, डेंसिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज। अगर हम हाथ लगा दें और अंदर पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो फिर तो पाइप के अंदर पानी की डेंसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये अज्यूम करते हैं जब हम लिक्विड्स को पढ़ते हैं, दिस अ फैक्ट आल्सो दैट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड्स डज नॉट चेंज व्हेन वाटर फ्लोज। ये तो 9th क्लास से आपने पढ़ा है, 9th के एनसीईआरटी की बुक में एक सिरिंज लगा के रखते हैं, उसमें अगर हम प्रेस करते तो प्रेस नहीं होती, बिकॉज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड्स डज नॉट चेंज, लार्ज प्रेशर इज रिक्वायर्ड फॉर दैट, इवन देन इट विल चेंज ओनली वेरी स्लाइटली। तो जब लिक्विड फ्लो करेगा आप जगह कम कर दोगे तो पानी फास्ट निकलेगा, क्योंकि एक गिवन टाइम इंटरवल में सेम अमाउंट ऑफ वाटर हैज टू कम आउट। इफ यू डिक्रीज द एरिया स्पीड विल इंक्रीज एंड सेम अमाउंट ऑफ वाटर विल कम आउट। तो वैसे ही यहाँ पर है, ये जो येलो वाला सेक्शन है जो कनेक्टिंग वायर है, जैसे इसके अंदर यहाँ से पॉजिटिव चार्ज एंटर करेगा, होल ऑफ दिस इज लाइक फुल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको ऐसे इमेजिन करना है कि ये जो आपकी ये वाली वायर है, मैं इस वायर को थोड़ा थिकर बना रहा हूँ, इमेजिन कि ये पूरी की पूरी पॉजिटिव चार्ज से फिलअप है, ऐसे ये इमेजिनेशन साइंटिस्ट ने की। तो जैसे इस पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज यहाँ एंटर करता है तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ से पुश होकर साथ के साथ आगे कंडक्टर में घुस जाएगा, और ये भी पूरा पॉजिटिव चार्ज से फिल्ड अप है। जैसे इसके अंदर यहाँ से थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज घुसेगा, साथ साथ वहां से पॉजिटिव चार्ज बाहर पुश होकर निकल जाएगा। और फिर ये भी एक पाइप की तरह से, जैसे इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ एंटर करेगा वैसे पॉजिटिव चार्ज इस पाइप से निकल के यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही इसमें पॉजिटिव चार्ज एंटर करेगा इसकी चार्ज न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं हो सकती इस वायर की, तो उतना ही पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा। और बैटरी में जैसे ही यहाँ से पॉजिटिव निकलेगा अंदर एंटर करता है, वैसे ही तो उस बैटरी की चार्ज न्यूट्रलिटी आ जाएगी, क्योंकि पहले बैटरी में से एक पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा निकला था, तो साथ के साथ बैटरी में पॉजिटिव घुसना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ देर तक करंट फ्लो करा के चेक करो बैटरी को तो आपको पता चला इसमें तो पॉजिटिव चार्ज का लॉस हो गया, बिकॉज चार्ज न्यूट्रलिटी इज नॉट अफेक्टेड व्हेन करंट सर्कुलेट। तो दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिक चार्ज और सारे सर्किट में ही चार्ज फ्लो करता है, तभी कहीं से भी सर्किट को कट करते हैं देन द करंट फ्लो स्टॉप्स। तो ऐसी विजुअलाइजेशन लोगों ने अपने माइंड में बना ली कि जब आप इस बैटरी को एक कंडक्टर के साथ या मेटल वायर के साथ कनेक्ट करेंगे तो देन देयर इज अ सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड इन दिस क्लोज्ड लूप। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, और पॉजिटिव चार्ज को एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के साथ कंपेयर करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इस वायर में यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकला और वहां से कुछ निकला ही नहीं बाहर, नहीं तो फिर चार्ज की डेंसिटी अंदर बढ़नी शुरू हो जाएगी।
तो चार्ज इज लाइक इनकम्प्रेसिबल, लाइक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की तरह से फ्लो करेगा, जितना वहां से घुसेगा साथ के साथ उतना बाहर वहां से पुश हो जाएगा, सेम चार्ज इज पुश्ड आउट ऑफ दैट। ये समझ में आएगा बेटा? तो जो अब ये विजुअलाइजेशन थी जो अभी हमने इसमें आपको बताया कि यहां से कुछ पॉजिटिव चार्ज निकला, तो इवन बिफोर इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्कवर्ड साइंटिस्ट हैड शोन द सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ को आप सर्किट बोलते हो, एट टाइम्स वी आल्सो कॉल्ड इट एज अ लूप, क्लोज्ड पाथ इज कॉल्ड एज अ लूप। तो इस लूप में सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को ही करंट का नाम पहले ही दे दिया था, लेकिन जो डायरेक्शन साइंटिस्ट ने इमेजिन की, दे इमेजिन दैट पॉजिटिव चार्जेस सर्कुलेट इन दिस लूप। यहाँ से पॉजिटिव निकलेगा, ऐसे पॉजिटिव निकलकर यहाँ से भी पॉजिटिव फ्लो कर रहा है, यहाँ से भी। और ये डायग्राम बुक्स में नहीं बनाया होता कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर पॉजिटिव चार्ज निकला तो उसके अंदर दूसरी तरफ से पॉजिटिव चार्ज अंदर एंटर करेगा, तो बैटरी के अंदर भी करंट फ्लो करता है। ठीक है, इन बुक्स इट इज नेवर शोन, ठीक है, बिकॉज पीपल थिंक दैट इट विल स्पॉइल द डायग्राम, बट ये आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर बैटरी के अंदर भी करंट फ्लो करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ये पहले से इस डायरेक्शन को आपको मालूम है, क्लास 10th में आपने पढ़ा है कि दैट वी गेव इट द नेम दैट इट वी कॉल्ड एज कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट तरफ फ्लो करते हैं, जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन्स से ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, उसको सर्किट के बाहर दिखाते हैं। जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है उसको सर्किट के बाहर ऐसे डायग्राम बना के दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग लाइक दिस एंड कन्वेंशनल करंट फ्लोज इन दिस डायरेक्शन। सो साइंटिस्ट फाउंड दैट 70 ईयर्स से वो रॉन्ग, जब इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए उन्होंने देखा कि एक्चुअली तो इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं कर रहे, सॉरी पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलेट कर रहे हैं। तो बट दे फाउंड दैट नो रिसर्च इज हैम्पर्ड, कोई रिसर्च तो रुकी नहीं इस टॉपिक में, ना ही कोई और प्रॉब्लम आई है। तो इफ वी अज्यूम और शो दिस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इमेजिन पॉजिटिव चार्ज इज सर्कुलेटिंग, देन इट इज नॉट सच अ बिग मिस्टेक। तो फिर वही डायरेक्शन उन्होंने इलेक्ट्रॉन, जो पॉजिटिव चार्ज की सर्कुलेशन की डायरेक्शन है, उसी को उन्होंने रिटेन कर लिया, रादर देन शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्किट। ये सबको समझ में आ जाएगा बेटा? तो दैट इज कॉल्ड एज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। सो देयर इज अ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो एंड देयर इज अ डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। तो ये सारी चीजें, ये थोड़ा सा इसमें हमने हिस्ट्री भी देख ली है और लूप और थोड़ी सी जो आपकी लैंग्वेज है। तो अब बस एक ही चीज बची है, हाउ यू मेजर दी फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, वो आपने 10th क्लास से सीखा हुआ है कि अगर एक तरफ देखो रैंडम मोशन नहीं रुक जाएगा, जैसे हमने सेल कनेक्ट किया सेल इस कंडक्टिंग वायर को, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर एस्टैब्लिश हुई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट अप्लाइज इट्स फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, बट दैट कैन नॉट स्टॉप द रैंडम मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स आर स्टिल गोइंग इन दिस डायरेक्शन, in all the different directions, but more electrons are drifted towards this direction. तो ये drift एक important term है अभी इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, तो उसको करते हैं। पर पहले इसको ऐसे विजुलाइज करते हैं बेटा, देखो यही क्रॉस सेक्शन को, इस क्रॉस सेक्शन को मैं ऊपर दिखा रहा हूँ अभी, क्योंकि जो रैंडम मोशन था, कई बार हमने एक एवरेज मॉडल यूज करते हैं, एवरेज मॉडल करंट्स को समझने के लिए। नो, दिस मॉडल इज नॉट इंटायरली करेक्ट। इसकी जो डिटेल्स हैं अगर आप उनको देखोगे तो वो आपको लगेगा कि ये डिटेल्स तो थोड़ा सा मतलब नॉनसेंसिकल डिटेल्स है या दे डोंट मेक एनी सेंस। बट जो एवरेज मॉडल हम यूज करते हैं, ठीक है, इसको कई बार हम एक मैक्रोस्कोपिक मॉडल भी बोल सकते हैं। मतलब अगर हम करंट को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाके देखें तो वो तो आपने सीखा ही हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पार्टिकल्स आल्सो, दे आर वेव्स। तो इट कैन बी डिफिकल्ट टू इमेजिन कि एक्चुअली व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड द सॉलिड। तो अगर हम क्वांटम मैकेनिकल स्टडी करेंगे तो कुछ और रिजल्ट्स निकलेंगे। अभी इमेजिनिंग द इलेक्ट्रॉन्स एज टाइनी बॉल्स इज नॉट इंटायरली करेक्ट। ठीक है, आप समझ रहे हो ना? और मेटल के अंदर एग्जैक्टली क्या सिचुएशन होती है उसको आप जहां पर बैठे उससे विजुलाइज करना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज यू कैन माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में विजुलाइजेशन हम अपनी आईज और 5 सेंसेस से नहीं कर सकते व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन देयर। हाँ, हमारे पास मैथमेटिक्स है, हम वेव फंक्शंस लिखते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है, और ऐसी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स करके हम समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली मेटल के अंदर हम इक्वेशंस लिख सकते हैं, बहुत मुश्किल इक्वेशंस हैं जिनसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मेटल के अंदर क्या सिचुएशन हो रही होगी। ठीक है, तो जो आप अभी यहाँ पर बैठ के विजुलाइज करोगे दैट इज नॉट एंटायरली करेक्ट। तो हम एक एवरेज मॉडल मतलब जिसमें हम बहुत सारी डिटेल्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। एक मैक्रोस्कोपिक मॉडल मतलब बाहर ऊपर की दुनिया से, मतलब आप जहाँ पे मैक्रोस्कोपिक लेवल बोलते हैं लार्जर लेवल, तो उससे हम कुछ इक्वेशंस लिखेंगे और वो वर्क करती है इक्वेशंस। ठीक है, वी आर जस्ट गोइंग टू स्टिक टू दोज इक्वेशंस। डोंट अज्यूम कि आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि मेटल के अंदर क्या हो रहा है। तो एक मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर हम देखेंगे इसमें, कैसे कैसे आप इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को समझ सकते हो। तो मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने अभी बोला क्या है बेटा, देखो जैसे ही आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो रैंडम मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डज नॉट स्टॉप, ओनली सम एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव अक्रॉस दिस क्रॉस सेक्शनल प्लेन इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए और उन इलेक्ट्रॉन्स का जहां चार्ज है उसको हम dq बोलते हैं।
तो द एक्स्ट्रा मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज समटाइम्स कॉल्ड एज ड्रिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन के अलावा एक्स्ट्रा मोशन आता है उसको हम ड्रिफ्ट मोशन बोलते हैं। द एक्स्ट्रा मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले भी तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे। अगर आप किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बैठ जाओ तो आप ऐसे जाओगे, इस तरीके से कुछ मोशन होगा आपका इफ यू राइड एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट व्हेन यू अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ डज दिस चेंज? डज इट स्टॉप? एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का मोशन तो रुकेगा नहीं, वो तो फिर भी ऐसा ही रहेगा, थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। ये मोशन कैसे मॉडिफाई होगा? जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो एक बार उसके ऊपर आते हैं दोबारा से कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से ये पाथ्स कैसे चेंज होंगे। पहले लेट अस डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी इसमें देखना बेटा, तो अभी हमने क्या किया देखना, मैंने आपको अभी बनाया था ना ऐसे, द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, the electrons are moving in this direction across this plane. So instead of showing the electrons, let us show the direction of positive charge like this, ठीक है। तो how do we measure the current flowing in this conductor? पहले तो ये देखो, अगर हम कहीं पे भी कोई भी क्रॉस सेक्शन प्लेन बनाएंगे तो हर क्रॉस सेक्शन प्लेन के अक्रॉस सेम चार्ज फ्लो करेगा, बिकॉज इस सेक्शन में जितना चार्ज यहाँ से एंटर करेगा उतना ही यहाँ से निकल जाएगा, जितना इसमें यहाँ एंटर करेगा उतना ही यहाँ से निकल जाएगा। सो सेम चार्ज dq इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस ईच क्रॉस सेक्शन प्लेन ऑफ दिस वायर, ठीक है। सेम चार्ज dq इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस ईच क्रॉस सेक्शनल प्लेन ऑफ दिस वायर इन द सेम टाइम dt, ठीक है। तो इतने टाइम में इतना नेट चार्ज ट्रांसपोर्ट हो रहा है इस प्लेन के अक्रॉस, ठीक है। तो पर सेकेंड कितना चार्ज ट्रांसपोर्ट हो रहा है? dq upon dt. So the rate at which the electric charge is flowing across the cross-sectional plane is given by dq by dt. dq by dt measures the rate at which charge is flowing. अगर dt टाइम में ज्यादा चार्ज फ्लो रहा है then rate of flow of charge is more. ये तो वैसे ही है, rate of covering distance, जैसे हम करते हैं स्मॉलर क्लास में, velocity is rate of covering distance. इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर हुआ, then the rate at which distance is covered is d by t. तो ये इक्वेशन बन जाती है आपके पास आई। So the electric current flowing across the cross-sectional plane is equal to the rate at which the electric charge flows across the plane. ये तो easy है, स्मॉलर क्लास से भी किया है, ठीक है। तो dq represents, जब बच्चे से पूछते हैं dq represents तो बच्चे बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे कि उससे सारा कुछ एक्सप्लेन हो गया। dq represents the net electric charge flowing across the plane in time dt, then the current is dq upon dt, ठीक है। dq upon dt is the rate of flow of electric charge across the plane. तो कई बार इसके क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, ये तो समझ में आ जाएगा। बाकी चीजें सिंपल है बेटा, देखो 1 एम्पियर की एग्जैक्ट डेफिनेशन आपने अभी बाद में एक चैप्टर आएगा उसमें करेंगे, लेकिन अभी 1 एम्पियर की एक जो वर्किंग डेफिनेशन हम कर सकते हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन इज कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, वो बाद में करेंगे, वो आती है बोर्ड एग्जाम में। अगर आपको आए कि बोर्ड एग्जाम में आई डिफाइन 1 एम्पियर, यू कैन नॉट डिफाइन फ्रॉम दिस इक्वेशन कि 1 एम्पियर कितना होता है। बाकी आप देखो, अगर किसी क्रॉस सेक्शन के क्रॉस 1 कूलम चार्ज इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड फ्लो कर रहा है, ठीक है, अगर किसी क्रॉस सेक्शनल प्लेन के अक्रॉस 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है, तो देन द करंट इज लाइक 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, 1 अपॉन 1 इज 1, c अपॉन s इज शोन एज कैपिटल A। ये तो स्मॉलर क्लास से कर रहे हो, तो हम कहते हैं कि उस क्रॉस सेक्शनल प्लेन के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है? 1 एम्पियर। द करंट फ्लोइंग अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शनल प्लेन इज सेड टू बी 1 एम्पियर if a charge of 1 coulomb flows across it in every second as the current flows, मतलब अगर हर सेकंड में 1 coulomb चार्ज फ्लो करते जा रहा है इस तरफ, ठीक है, तो then the current is said to be 1 ampere. वो तो है ही कि जरूरी नहीं है कि अभी एक सेकंड में 1 coulomb फ्लो करे तो थोड़ी देर के बाद वो 2 coulomb भी फ्लो कर सकता है इस तरफ। तो अगर कांस्टेंट करंट है, एक स्टेडी मतलब कांस्टेंट रेट के ऊपर अगर चार्ज फ्लो कर रहा है, देन इलेक्ट्रिक करंट विल बी कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट रेट पे अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट विल बी कांस्टेंट लाइक दिस। तो हम करंट टाइम ग्राफ बना सकते हैं, ये ऐसे बेटा देखना, इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो इन जनरल इलेक्ट्रिक करंट कैन चेंज विद टाइम, लेकिन अगर हर सेकंड में उतना ही चार्ज ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो फिर करंट कांस्टेंट होगा। बट ये बिल्कुल कॉमन चीज है कि करंट ऐसे भी आ सकता है, करंट कैन वेरी विद टाइम, ठीक है। तो ये बताओ, ये समझ में आएगा? तो अब थोड़ा सा एक बार उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूं, जो भी हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी करेंगे अभी, इट इज बाउंड टू बी इनकरेक्ट बिकॉज व्हाट इज गोइंग ऑन इज टू कॉम्प्लेक्स इनसाइड, ठीक है। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ आवर 5 सेंसेस एंड व्हाट वी नो इन डेली लाइफ। उसकी टर्म्स में हम इलेक्ट्रिक करंट को एग्जैक्टली नहीं समझ पाते, लेकिन कुछ अप्रोक्सीमेटली जो इक्वेशंस हैं जो वर्क करेंगी अभी, ठीक है ना। तो आप देखो, वर्क करने का मतलब जो जैसे नॉर्मली जिसको डील करना है इलेक्ट्रिक करंट से,
इंजीनियर्स को डील करना है थोड़ा बहुत, उनके लिए काफ़ी है ये। तो आप देखना इसमें एज सुन एज यू एस्टैब्लिश दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इसमें दो चीज़ें समझनी है। सबसे पहले जब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश नहीं की थी तो करंट कितना था, करंट वॉज जीरो। वाई द करंट वॉज जीरो, ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर ही रहे थे, ठीक है, लेकिन स्टिल द करंट वॉज जीरो बिकॉज हम ये मान सकते हैं कि इस क्रॉस सेक्शनल प्लेन के क्रॉस देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन्स उधर गए उतने इलेक्ट्रॉन्स उधर गए। तो पहली चीज तो एवरेज मॉडल में ये है कि जो भी मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का वो एक तरीके से कैंसल आउट हो रहा है। तो अल्टीमेटली इट इज इक्विवेलेंट टू अ सिचुएशन कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट मूविंग एट ऑल। करंट को स्टडी करने के हिसाब से हम ये मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट मूविंग एट ऑल बिकॉज चार्ज तो मूव ही नहीं हुआ। बिफोर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड was there any flow of charge? There was no flow of charge. So for the purpose of studying the current, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में हम ये मान सकते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरीके से रेस्ट पर हैं, क्योंकि उनकी एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की कितनी आएगी अक्रॉस दिस प्लेन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। बिकॉज अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करके, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करके सपोज कहीं और चला गया तो रैंडमली बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिवली लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन की जगह कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन मूव करके वहां पे आ जाएगा इन अ गिवन टाइम इंटरवल। अगर ये कहीं और चला गया तो ये इसकी जगह कोई और आ जाएगा। तो अगर आप एक क्लिक पहले करते हो एक क्लिक बाद में करते हो, ऑन दी होल नथिंग चेंजेस। व्हाट हैज चेंज्ड? नथिंग हैज चेंज्ड। समझ में नहीं आया? इस ये इलेक्ट्रॉन कहीं और चला गया, इसकी जगह आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ऑन दी होल नथिंग चेंजेस। तो ये एवरेज बिहेवियर है कि एवरेज बिहेवियर ये है कि when no current flows you can imagine forget the thermal random motion of the electrons and imagine that on an average the velocity of electrons is zero। ठीक है, तो अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये सारे पाथ्स, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है सेल की वजह से जो अंदर क्रिएट हुई है, वो तो इजी है ना बेटा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी? क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस Q0 रखते हैं तो ये पॉजिटिव टर्मिनल उस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा ना, तो सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, तो वो भी हम मान रहे हैं कि अभी सब जगह सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन एवरेज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपने एस्टैब्लिश की, ये रैंडम मोशन था इलेक्ट्रॉन्स का विच एवरेज इज आउट टू जीरो, मतलब हम ये मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहीं गए नहीं है, इनका यही है। ठीक है, क्योंकि उसके साथ, लेकिन हाउ दिस पाथ्स विल चेंज, तो जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन करते हैं, ये पहले अगर सारे पाथ स्ट्रेट लाइन थे तो ये स्लाइटली पैराबोलिक हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किस तरफ फोर्स लगेगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इस डायरेक्शन में, तो ये सारे पाथ्स पैराबोलिक हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज ये एक जनरल रूल है। ठीक है, किसी भी चार्ज पार्टिकल्स के पाथ जब कांस्टेंट फोर्स लगती है, कांस्टेंट फोर्स के इन्फ्लुएंस में किसी भी, नॉट ओनली चार्ज पार्टिकल बट एनी मोशन, ठीक है, व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स, ये फोर्स कांस्टेंट है कि नहीं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फोर्स के एक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है वो पैराबोलिक पाथ में होगा या स्ट्रेट लाइन में होगा, दोनों में से एक। तो स्ट्रेट लाइन is also kind of a parabola. So we generalize like this, that when a constant force acts on an object, then the motion of an object cannot be circular, it cannot be in ellipse, it cannot be in any other path. ठीक है, it has to be a parabolic path. ठीक है, तो अगर ये constant force लग रही है तो ये सारे paths थोड़े से parabolic हो जाएंगे। ठीक है आपको, all these paths they turn out to be a little bit parabolic। तो इनको अगर हम थोड़ा सा ऐसे imagine करें तो ये ऐसे आ जाएगा। ये जो लास्ट स्टेप है इसको ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है, जो लास्ट मैंने लाइन बनाई है अभी, लास्ट कर्व बनाया जो, तो ये इलेक्ट्रॉन, मतलब हम ये कंजेक्चर कर रहे हैं, गैस कर रहे हैं। दिख रहा है आपको, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में ये चार्ज पार्टिकल यहां से शुरू करके सपोज यहां पे एंड अप करता, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो उसकी वजह से ये पाथ कैसे चेंज हुआ होगा, उसकी वजह से ये पाथ ऐसे चेंज हुआ होगा कि दैट मे बी अब इलेक्ट्रॉन यहां पे एंड अप करेगा। पहले वो यहां पे आ रहा था, अब वो यहां पे आ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या इफेक्ट आया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसकी कुछ एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट हो गई है इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग एट द सेम टाइम, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। बट हम ऐसे थोड़ा सा समझ सकते हैं, एक पिक्चर बना सकते हैं माइंड में कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई की तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से सब इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा थोड़ा इस तरफ खिसकते हैं, a little bit of motion। तो हम हमेशा कंपेयर करते हैं ना इसको वो इंडियन मैरिज प्रोसेशन से, बारात से, कि दैट पीपल आर डांसिंग अराउंड, ठीक है, इन डिफरेंट डायरेक्शंस, बट अ लिटिल बिट ड्रिफ्ट इज देयर टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन, तो इसको ड्रिफ्ट मोशन बोलते हैं। ये जो एक्स्ट्रा मोशन आए, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन को सपोज यहां तक आने में व्हाइट वाला पाथ क्या है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो मे बी इलेक्ट्रॉन का पाथ ऐसा होगा,
और अगर ये इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में होता तो हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि सम एक्स्ट्रा मोशन इज बाउंड टू बी देयर इन दिस डायरेक्शन, लेकिन व्हाइट वाले पाथ की वजह से तो ये सिचुएशन है, नो करंट फ्लोज। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा मोशन आ रहा है अभी इलेक्ट्रॉन का एस, सपोज ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये कितने टाइम में, स्मॉल ले लो डिस्प्लेसमेंट को, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लो, तो dt टाइम में उसकी ये डिस्प्लेसमेंट आ गई जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसकी एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट आई, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको कई बार ऐसे लिखते हैं ds/dt, ठीक है, और इसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, वी कॉल इट एज ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अ टर्म व्हिच वी यूज फॉर द एक्स्ट्रा मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेकिंग प्लेस ड्यू टू द एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एक्स्ट्रा मोशन आता है इलेक्ट्रोड का, उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी से डिस्क्राइब करते हैं। मतलब वो तो है ही वेलोसिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आएगा, ठीक है। सो हाउ डू यू डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी? सो वी से ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, व्हेन दे स्टार्ट मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। जब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की जाती है, पहले फील्ड कितनी थी, 0। अब जब आपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सटर्नल फील्ड क्रिएट कर दी, तो जो उनके अंदर एवरेज वेलोसिटी आई है इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्टैंड्स फॉर द एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, व्हेन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड एंड द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये थोड़ा सा हार्ड लगेगा, ठीक है, क्योंकि एक एवरेज बिहेवियर है। एवरेज बिहेवियर मतलब रैंडम मोशन भी हो रहा है लेकिन उसको आपको भूलना है। तो अब हम जो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट है, इसके बाद हम ये मान सकते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक कांस्टेंट स्पीड vd से जो एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि ये एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे हैं विद अ कांस्टेंट स्पीड vd। सो ये एक एवरेज मॉडल हम यूज करते हैं। अब किसी को, ये तो सिर्फ एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज तो आप किसी भी चीज की निकाल सकते हो। सो vd स्टैंड्स फॉर द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी भी सेम मानकर चल रहे हैं, क्योंकि ठीक है, तो ये मॉडल ऐसा यूज करते हैं। तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग, बिकॉज ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसी की वजह से करंट फ्लो कर रहा है। पहले वाली जो वेलोसिटी थी उनकी वजह से तो करंट था ही नहीं, दे नेवर लेड टू एनी करंट। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। जो मॉडल है उसमें हम ये मान सकते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स अब इस स्पीड से मूव करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन्स सब रैंडमली मूव कर रहे थे, अब वो एक तरीके से मार्च पास्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे रिपब्लिक डे परेड के ऊपर आप इमेजिन कर सकते हो कि जो आर्मी वाले मार्च पास्ट करते हैं, सो दे आर जस्ट डूइंग अ मार्च पास्ट, ठीक है, एंड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम एक ऑर्डरली मोशन इमेजिन कर रहे हैं। असली में तो कोई ऑर्डरली मोशन है ही नहीं, इट इज स्टिल डिसऑर्डरली, ओनली अ लिटिल बिट ऑफ ड्रिफ्ट। तो कैलकुलेशन के लिए हम ये यूज करेंगे, ठीक है। सो अब ये एक मॉडल यूज होता है, देखो, और ये हम कंजेक्चर कर रहे हैं। ये जो एक्स्ट्रा सारा कंजेक्चर का मतलब होता है गैस या हाइपोथेसाइज, हाइपोथेसाइज मतलब अजम्पशन, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम इसमें कैलकुलेशन करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक करंट को आपने डिफाइन कर दिया, दैट इलेक्ट्रिक करंट स्टैंड्स फॉर द रेट एट विच चार्ज इज फ्लोइंग। तो एक बार मैं फिर से ये बना रहा हूं ताकि ये आज का थोड़ा सा हमारा काम हो जाए। तो इसमें बिल्कुल ईजी है, दिस इज मच शॉर्टर चैप्टर, इन अ कपल ऑफ वीक्स दिस चैप्टर विल बी ओवर, वी एक्सपेक्ट 8 to 10 लेक्चर्स, ठीक है। इट इज नॉट एज बिग एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये आपके पास एक मेटालिक कंडक्टर है और इसके अंदर अब देखो, अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं हम मानकर चलेंगे कि वो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं। वी विल इमेजिन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर डूइंग अ काइंड ऑफ अ ऑर्डरली मोशन। ऑर्डरली मोशन इज जस्ट द एवरेज मोशन विच वी आर एक्सपेक्टिंग। हम ऐसे इसको इमेजिन करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक कांस्टेंट स्पीड vd से ड्रिफ्ट कर रहे हैं। सच्चाई कुछ और है ना, आपको मालूम ही है, बिकॉज इट इज टू कॉम्प्लिकेटेड टू स्टडी, सो वी जस्ट इमेजिन दिस। आप लोग ये सोच सकते हो कि ऐसे करने का क्या फायदा हो सकता है, ठीक है ना। तो पहले साइंटिस्ट ने, जैसे देयर वाज अ जर्मन गाय बाय द नेम ऑफ ड्रूड, तो उसको हम ड्रूड्स मॉडल बोलते हैं। तो मेटल्स में कंडक्शन कैसे होती है उसको समझने के लिए लोगों ने अलग अलग मॉडल्स लगाए। तो ये मॉडल्स मैक्रोस्कोपिकली सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है। दे आर ड्रिफ्टिंग इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। सो व्हाट वी वांट टू डिराइव इज, वी वांट टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन, ये स्कूल्स में आता है, बोर्ड में भी आता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? इस तरफ। कन्वेंशनल करंट उसी तरफ फ्लो कर रहा है, ऑल्दो इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं।
तो हाउ यू कैन रिलेट, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि कई बार आप ध्यान से नहीं सुनते हैं तो फिर नोट से पढ़ के बच्चों को समझ में नहीं आता। तो dt इज एनी टाइम इंटरवल, लेट अस आस्क आवरसेल्व्स कि dt टाइम में कितना चार्ज इस क्रॉस सेक्शन प्लेन के अक्रॉस फ्लो कर रहा है। इन अ टाइम dt हाउ मच चार्ज फ्लोज अक्रॉस दिस क्रॉस सेक्शन प्लेन। तो पहले हम ये देखते हैं, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से मूव कर रहा है, तो dt टाइम में एक इलेक्ट्रॉन इतना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज दिस मच, ठीक है। तो मतलब इस क्रॉस सेक्शन प्लेन को, ये जो क्रॉस सेक्शन प्लेन यहां पर है, इस क्रॉस सेक्शन प्लेन को जो इलेक्ट्रॉन्स इतने टाइम में क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है, वो इस तरफ से आ रहे हैं, ठीक है। सो dt टाइम में जो इलेक्ट्रॉन इस प्लेन को क्रॉस करता है वो कंडक्टर की लेंथ vd इंटू dt से आता है। मतलब यहां से लेके अगर हम यहां तक चले जाएं, इतने डिस्टेंस तक चले जाएं, तो इस डिस्टेंस के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब हम यहां पे भी एक और क्रॉस सेक्शन प्लेन बना देते हैं, ये क्रॉस सेक्शन प्लेन इस क्रॉस सेक्शन प्लेन से इतने डिस्टेंस पर है, बिकॉज dt टाइम में एक इलेक्ट्रॉन इतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो इस क्रॉस सेक्शन प्लेन से vd इंटू dt डिस्टेंस तक जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां तक जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने टाइम dt में वो सारे इलेक्ट्रॉन्स इसको क्रॉस कर जाएंगे बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इतना डिस्टेंस कवर करेगा dt टाइम में, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कहां गया, ठीक है, यहां पे जो है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन vd इंटू dt ट्रेवल करके यहां तक आ पाएगा, इट विल नॉट बी एबल टू क्रॉस दिस प्लेन, ठीक है। सो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच क्रॉस दिस क्रॉस सेक्शनल प्लेन इन अ dt टाइम, दे विल कम फ्रॉम दिस लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये लेंथ कितनी है, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस कवर करता है dt टाइम में, vd इंटू dt। So all the electrons crossing this cross sectional plane, they will come from the length vd into dt of the conductor, because जो इलेक्ट्रॉन पीछे है या और ज्यादा दूर है वो तो इसको क्रॉस ही नहीं कर पाएगा dt टाइम में। ये सबको समझ में आएगा बेटा। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो आपका कंडक्टर है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज कैपिटल A, ठीक है। लेट अस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। इस सिलेंडर की वॉल्यूम फाइंड करते हैं, ठीक है। इस सिलेंडर की वॉल्यूम आ जाएगी इतनी, ये तो लेंथ है इसकी, अगर इसको हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वॉल्यूम आ जाएगी इसकी। और स्मॉल n इज द नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें, इतने इलेक्ट्रॉन्स इस वॉल्यूम में प्रेजेंट है। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेन को क्रॉस करेंगे और हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, स्मॉल ई। तो यानी कि dt टाइम में जो चार्ज इस प्लेन को क्रॉस कर रहा है वो इतना आ जाएगा। ये तो लेंथ आ गई, ये वॉल्यूम आ गई, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए और हर इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है। तो दिस स्टैंड्स फॉर dq, द अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसिंग दिस क्रॉस सेक्शनल प्लेन इन अ टाइम dt। dq स्टैंड्स फॉर द नेट चार्ज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शनल प्लेन इन अ टाइम dt। तो अब करंट क्या होता है, करंट इज डिफाइंड एज dq अपॉन dt। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अक्रॉस द प्लेन। तो इस dt को अगर हम यहाँ नीचे या दोनों साइड dt से डिवाइड कर दें तो आपके पास ये आ जाती है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको इसी ऑर्डर में याद करना इजी रहता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू n इनटू e, ठीक है। और ये यही रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, वो यही चीज है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक करंट इज रिलेटेड टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी थ्रू दिस सिंपल रिलेशनशिप। तो कैलकुलेशंस दी हुई है, एनसीईआरटी की बुक में भी दी हुई है, एच.सी. वर्मा की बुक में भी दी हुई है, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर। ये समझ में आएगा बेटा, बताओ, बिल्कुल ही इजी है। ये रिलेशनशिप है, इसको कोई भी निमोनिक बना के याद कर सकते हैं। ए स्टैंड्स फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ये वायर ही है, एक पतली सी वायर को हम बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करके देख रहे हैं। एन इज द नंबर डेंसिटी। मेटल्स के लिए नंबर डेंसिटी इज अ वेरी लार्ज नंबर, यू ऑल नो दैट, 10 to the power 23। E is the magnitude of charge on the electron, ठीक है। एंड Vd is the average velocity acquired by the electron under the influence of the electric field। आपको क्या लगता है कि नॉर्मली अगर हम जो सेल्स या बैटरीज यूज करते हैं, ठीक है, उनसे कितनी एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन में आती होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में? तो उसके लिए एनसीईआरटी में भी प्रॉब्लम्स दी हुई है, एच.सी. वर्मा की भी बुक में प्रॉब्लम्स दी हुई है। तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बहुत ही कम आती है। लेट्स से यूजुअली इट माइट बी लाइक 1.5 मिलीमीटर्स पर सेकेंड या उससे भी कम, मतलब बहुत ही कम आती है। तो इससे बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हमने लाइट ऑन की तो करंट तो एकदम फ्लो करने लग गया, ड्रिफ्ट स्पीड तो बहुत ही कम है। तो वो इसलिए है ना, जैसे अगर आपके पास सर्किट है, ये सर्किट आपने बनाया, तो इलेक्ट्रॉन्स तो हर जगह पर है, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। जैसे ही आपने सर्किट को क्लोज किया
या जैसे हमने यहाँ पे सपोज स्विच लगा देते, यहाँ पे आपने एक स्विच लगा दिया, ठीक है, जैसे ही आपने, अभी तो ये ओपन है तो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट मूव. व्हाई इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट मूव? बिकॉज अगर अब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के टर्म में सोचो, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के अगर इस वायर में घुसता है, ठीक है, तो अब क्योंकि बैटरी में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बैटरी में एक इलेक्ट्रॉन आना भी चाहिए, लेकिन क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला वो वापस लौट के यहाँ पे नहीं आ सकता, तो तब तक फ्लो स्टार्ट ही नहीं होगा, करंट फ्लो स्टार्ट ही नहीं होगा. जैसे ही हम स्विच को क्लोज करते हैं तो बैटरी में से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इस सेक्शन ऑफ द वायर में घुस जाएगा, और फिर साथ के साथ अब क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से घुसेगा, as soon as the electron enters from the cell into this wire, ये कनेक्टिंग वायर है, इस कनेक्टिंग वायर में इस एंड पे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, साथ के साथ इस कनेक्टिंग वायर से इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ से निकल जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इसमें कनेक्टिंग वायर में यहाँ पर भी है. ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मूव करके यहाँ आएगा तभी करंट फ्लो करेगा, ऐसा नहीं है. इलेक्ट्रॉन डज नॉट हैव टू फ्लो फ्रॉम हियर टू हियर और देन फर्दर हियर. तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से अंदर एंटर करेगा तो वहां वाला इलेक्ट्रॉन वहां से एंटर करेगा, और फिर वहां यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर एंटर करेगा इसमें, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें. सो इंस्टेंटेनियसली ऑलमोस्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को बस पता चलना चाहिए कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है, तो स्विच क्लोज करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड बनने में जो टाइम लगेगा वो एट द स्पीड ऑफ लाइट होता है, बिकॉज हाउ फास्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फिगरेशन ट्रेवल्स. जैसे हम स्विच को क्लोज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स पूरे सर्किट में बन जाएंगे और इलेक्ट्रॉन को पता चल जाएगा, एंड देन स्टार्ट मूविंग अकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये सबको समझ में आएगा. तो इसके बारे में कैलकुलेशन है, आपको ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, चारों वैल्यूज दे देंगे. तो H7 में और NCERT दोनों में दी हुई है ये प्रॉब्लम. उसमें आपको एस्टिमेशन ऑफ एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी करनी है कि अगर ये वैल्यूज दे दी जाए टिपिकली, मतलब आमतौर पे जो वायर्स होती है हमारे पास उनमें ये वैल्यूज अगर दे दे तो VD की कितनी वैल्यू आएगी, तो बहुत ही कम आती है. तो अभी कम टाइम में इसलिए मैं दे नहीं रहा. एक प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, लिखना बेटा. द नेट चार्ज Q flowing across a cross-sectional plane. देखो जब भी हम करंट फ्लो की बात करते हैं ना तो हम ये बोलते हैं करंट फ्लोइंग अक्रॉस अ प्लेन, ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है. द नेट चार्ज Q flowing across a cross-sectional plane is given by, ऐसे ले लेते हैं. कई बार ये क्वेश्चन आता है कि 2 की क्या यूनिट होनी चाहिए या 3 की क्या यूनिट होनी चाहिए, ठीक है, तो वो तो मालूम है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो 3T की पूरे की यूनिट कूलम होनी चाहिए, तभी तो ये कूलम के इक्वल होगा. इन सब की डायमेंशन तो सेम होनी चाहिए, तभी इनको ऐड कर रहे हैं, ठीक है. तो 9 की यूनिट तो कूलम होनी चाहिए. 3 की यूनिट क्या होनी चाहिए, बिकॉज ये सेकंड्स है, तो 3 की यूनिट कूलम अपॉन सेकंड होगी तभी काम चलेगा, है ना. तो 3 नीड्स टू हैव द यूनिट कूलम पर सेकंड. तो हम ये लिख भी सकते हैं, चाहे तो इस क्वेश्चन में हम लिख भी सकते हैं, ठीक है, कि क्या यूनिट है 3 की. तो जैसे इसको हम लिख सकते हैं 3 कूलम अपॉन सेकंड इंटू टी प्लस 9 कूलम 2 कूलम अपॉन सेकंड स्क्वायर. समझ आ जाएगा इनकी यूनिट्स क्या आएंगी. तो अब ये आपको मालूम है कि इसमें जो ग्राफ आएगा ना वो कांस्टेंट नहीं आएगा, बट लिखो, राइट डाउन. द नेट चार्ज Q ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन प्लेन इज गिवन बाय 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 9, कॉमा, determine the current flowing across the plane, determine the current flowing across the plane at t is equal to 5s, at t is equal to 5s, at t is equal to 5s. ठीक है बेटा, इसका मतलब ये है, देखो करंट तो ये है dq by dt, है ना, और इसका डेरिवेटिव लेना आपको d by dt ऑफ q, d by dt ऑफ q. तो ये कितना आ जाएगा 40 प्लस 3, यही आएगा करंट. तो इसमें आप देखो करंट इज नॉट कांस्टेंट, ये टाइम वेरिंग करंट है, नहीं करंट कांस्टेंट नहीं है. इसका ग्राफ, करंट और टाइम का ग्राफ बहुत इजी है. तो 0 टाइम के ऊपर करंट कितना आएगा 3. अगर हम करंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाए तो ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा, है ना. t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, है ना, तो 5 सेकेंड्स के ऊपर जो करंट आ रहा है दैट इज 23 यूनिट्स ऑफ करंट, जो भी एम्पियर लिख लेते हैं अभी फॉर द टाइमिंग. इसमें यूनिट्स दी हो तभी यहाँ पे एम्पियर लिख सकते हैं, नहीं तो हम इसको जस्ट 23 यूनिट्स ऑफ करंट लिख सकते हैं. तो t इज इक्वल टू 5, है ना, t इज इक्वल टू 5, ये वाला पॉइंट जो आ जाएगा, ठीक है. तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज, ठीक है, दैट करंट इज 23 एम्पियर्स, ये करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है. ये समझ में आएगा. इस इक्वेशन को देखना बेटा एक बार आप. अब इसी इक्वेशन को हम कई बार ऐसे लिखते हैं dq इज इक्वल टू i इंटू dt. अब इसमें देखो करंट इज वेरिंग, मतलब अगर हम यहां पे देखें, यहां के बाद 1 सेकंड में
जितना करंट चार्ज फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, और यहाँ पे अगर हम 1 सेकंड लेते हैं उसमें जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो सेम नहीं है। यहाँ पे आने वाले 1 सेकंड में ज्यादा चार्ज ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लेन के अक्रॉस, और यहाँ के बाद जो 1 सेकंड चलेगा ये इस 1 सेकंड में कम चार्ज फ्लो कर रहा है क्रॉस सेक्शन प्लेन के अक्रॉस। मतलब करंट जरूरी नहीं कि कांस्टेंट ही हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नीड नॉट बी कांस्टेंट, इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज और इट कैन चेंज इन सम अदर कॉम्प्लेक्स वे आल्सो, ठीक है। बट एक चीज समझनी चाहिए, अगर हम इसमें देखें इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये आपको याद होना चाहिए, I इंटू डी टी रिप्रेजेंट्स वॉट, I इंटू डी टी रिप्रेजेंट्स, अगर ये t टाइम है और t टाइम के ऊपर करंट है I, तो ये t टाइम है, ये टाइम एक्सिस है, ठीक है। ये जो टाइम इंटरवल है स्मॉल, ये dt टाइम है, समझ में आ रहा है आपको, ये dt टाइम है, तो I इतना है, ये I है, मतलब करंट एट t टाइम इज कॉल्ड एज I, इसका मतलब यही है, करंट एट t टाइम इज इक्वल टू ये I है, ठीक है ना। तो I इंटू डी टी कितना होगा, देखना, दिस इंटू दिस, अगर आप समझ पा रहे हो तो, ठीक है। ये तो I आ गया, ये तो I है, और ये t टाइम का करंट इतना, ये t टाइम है, तो I इंटू डी टी मीन्स दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, ये आपको इस रेक्टेंगल का एरिया दे रहा है, ठीक है। I इंटू डी टी गिव्स यू एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, ये दिख रहा है आपको, I इंटू डी टी, ये ग्रीन, इसको येलो को हटा दो, I इंटू डी टी रिप्रेजेंट दिस एरिया, और I इंटू डी टी क्या है, वो चार्ज है, करंट इंटू टाइम इज अ चार्ज, तो मतलब व्हाट डज दिस एरिया रिप्रेजेंट, this area represents the small charge transported across the cross sectional plane in a small time interval dt, ठीक है। आफ्टर दिस टाइम t टाइम के बाद एक स्मॉल टाइम इंटरवल dt में कितना चार्ज क्रॉस सेक्शनल प्लेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट हुआ, और ये आपको लास्ट ईयर बताया था, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, तो देन दिस गिव्स यू द टोटल चार्ज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस, ठीक है, द प्लेन। लेकिन ये बेसिकली क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, है ना, ये वाला एरिया, ये एरिया, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि करंट टाइम ग्राफ का जो एरिया है, करंट और टाइम ग्राफ हम बोलते हैं ना, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से डिस्प्लेसमेंट मिलती है, वैसे इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस टाइम ग्राफ से क्या मिलता है आपको, चार्ज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शनल प्लेन। तो वो यहां से देख सकते हैं, इसको घुमा के dt इधर आ गया, I dt का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, बिकॉज I dt मींस एरिया अंडर द करंट टाइम ग्राफ, ये तो इंटीग्रेशन का मतलब तो एरिया अंडर द कर्व होता है, और वो क्या चीज है बेसिकली, इंटीग्रल ऑफ dq। तो किसी भी टाइम इंटरवल में, जैसे अगर हम फर्स्ट 5 सेकंड्स में कितना चार्ज ट्रांसपोर्ट हुआ, फर्स्ट 5 सेकंड्स में अगर हम चार्ज ट्रांसपोर्टेड निकालना चाहते हैं, तो वो ये वाला एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का तो आपको वैसे भी फॉर्मूला मालूम है, इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन से निकालेंगे तो भी वही एरिया आएगा, ठीक है, और अगर वैसे निकालोगे तो भी वही एरिया आएगा, समझ में आएगा। तो ये एक रूल याद रख लो, एरिया अंडर द करंट टाइम ग्राफ, और ये रूल तब भी अप्लाई करता है अगर करंट टाइम ग्राफ कुछ भी मुश्किल ग्राफ भी है, सपोज करंट टाइम ग्राफ ऐसा अजीब सा ग्राफ है, या ऐसे साइनोसॉइडल है, कोई भी करंट टाइम ग्राफ है, एरिया अंडर द करंट टाइम ग्राफ विल गिव यू द चार्ज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द प्लेन, ठीक है। आज नोट्स बना लो बेटा इसके, ठीक है।